सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल को। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पिछले क्लास में जो प्रॉब्लम्स है रेंज पर वो 4-5 है, हमको एक्चुअल तो नहीं ध्यान में आ रहा, ये 5 है, देखते हैं। रेंज जो है चैप्टर उसमें 1 2 3 4 5 सवाल है इसमें। इस रेंज चैप्टर में जो हम थ्योरी पार्ट भेजे थे उसके साथ क्वेश्चन भी अटैच था। उसमें 5 क्वेश्चन था, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 1 हम डील करेंगे। और प्रॉब्लम नंबर 1 जो है उसको थोड़ा डिटेल लिख करके आपको भेजे थे। प्रॉब्लम नंबर 1 को थोड़ा डिटेल लिख के भेजे थे ताकि हमको समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो, दोनों बात। और एक क्वेश्चन जब अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन में भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन सभी रहता है। तो आपको थ्योरी पार्ट ध्यान में रखना होगा, सिर्फ जो बात बताए हैं, और वो मुश्किल नहीं है। तो एक क्वेश्चन को जो हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 को डिटेलिंग लिख के भेजे थे। सो आई हैव दैट पेज विथ मी। और प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं कि आई एम स्टार्टिंग दिस। आप चाहे तो रिफर कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर प्रॉब्लम नंबर 1 बनाया हुआ है। तो जो 2 भेजे हैं उसमें प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो थोड़ा डिटेल में लिख दिए, उसी को थोड़ा डिटेल में लिख दिए ताकि हमको भी समझाने में आसानी। और जैसा अभी बोले कि हम एक क्वेश्चन को अगर आप सही से समझ लें तो बाकी क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा। लगभग एक ही जैसा रहता है, लगभग एक जैसा रहता है। बिल्कुल एक तो नहीं रहता, बिल्कुल एक रहता तो हम और क्वेश्चन बताते क्यों। बट द बेसिक थिंग इज सेम। रेंज में तो बेसिक चीज जो होगा एक ही होगा। वहां फोर्स जो है उसका वो रिजॉल्व करते हैं अलग अलग लाइंस में, जो कपल है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये जो रिजॉल्व करके जो इक्वेशन लाते हैं उसी से सारा काम बनना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी रिजॉल्व दिस, द फोर्स एंड द कपल। इन दोनों को रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो आसान भी है, कुछ नहीं है। वो समझ जाएंगे यार तो दिक्कत नहीं होगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। आप चाहे तो उस बीच में आप उस पेज को निकाल लीजिए, देख लीजिए। और मेरा सजेशन एक और रहेगा कि आपके पास यदि पेन और पेपर कॉपी अगर साथ में रहे तो आप नोट कर सकते हैं कुछ बात को जो आपका डाउट है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि हम जो बात बताएंगे वो आपको बहुत देर तक याद रहेगा जरूर नहीं है, भूल भी सकते हैं। तो बेहतर रहता है कि नोट्स के साथ में एक पेज ले लें या एक कॉपी ले लें और पेन ले लें, ताकि जो खास पॉइंट है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नंबर 1 वहां जो पॉइंट है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको अपना पॉइंट को नोट कर सकते हैं। मेरा सजेशन है अगर आप चाहें तो। सो लेट अस discuss this question. That the question I am reading the question, that if P and Q are two non-intersecting forces, non-intersecting का मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, whose directions are perpendicular, और ध्यान क्या रखना है कि P और Q इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन वो जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। यू कैन सी, अगर जो देख पा रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि इफ यू कैन सी दैट दीज टू लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग, द फिंगर्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग बट दे आर परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ठीक है, 3 डायमेंशन में है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन एक दूसरे के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। And question is, prove that the ratio of the distance of the central axis from their lines of actions are Q square to P square, यानी Q square is to P square, जो कहना चाहिए। सबको सुनाई पड़ रहा है ना आवाज? ठीक है। अब आप फिगर जो बनाया उसको देखिए, जो फिगर बनाया है उसको आप देखिए।
आप देखिएगा कि एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, एक इसमें एक्सिस हम 3 दिखा रहे हैं। पहले आप एक्सिस को देखिए, ओ जो है वो ओरिजिन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। पहले इसको देखिए। अब ओजेड जो है, जो जेड एक्सिस है ओजेड, वो इन दो फोर्सेस का यानी पी और क्यू जो फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट है। ओजेड जो है पी और क्यू जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट है, यानी ओजेड के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आर भी एक्ट करेगा और साथ ही साथ जो रिजल्टेंट कपल होगा जिसका मोमेंट के है वो भी एक्ट करेगा, मतलब उसका एक्सिस होगा ओजेड, यानी ओजेड आर जो फोर्स है रिजल्टेंट उसका लाइन ऑफ एक्शन भी है और जो कपल है उसका एक्सिस भी है, रिजल्टेंट कपल का एक्सिस भी है। इसका रिजल्टेंट है, दो फोर्स है, एक ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है एपी डायरेक्शन अगर कहें पी फोर्स, और एक बी क्यू फोर्स। अब यहां पर हम ये बात कह रहे हैं कि एपी और बीक्यू के बीच में एंगल 90 डिग्री है। एपी और बीक्यू के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ओजेड है जो सेंट्रल एक्सिस है उसका दूरी जो फोर्स एक्ट कर रहा है एपी उससे ए है, यानी ओ ए बराबर ए है और ओ बी बराबर बी है, ये हम मान लिए। और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ए इज टू बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर। अब एक और चीज यहां पर मान लेते हैं कि जो फोर्स पी है वो ओजेड के पैरेलल एक लाइन से, यानी ओजेड से जो एपी है वो ओजेड से थीटा एंगल बना रहा है। एपी यानी पी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ओजेड से, हम डॉटेड लाइन एक वर्टिकल ली है उससे थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये पी जो है वो थीटा एंगल बनाएगा तो जो क्यू है वो कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। लेकिन यहां पर हम उसको फाई कर दिए, यानी क्यू जो है वो एंगल कितना बना रहा है, फाई। यहाँ फाई नाम दिया, लेकिन फाई क्या कितने के बराबर होना चाहिए, 90 माइनस थीटा के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पी और क्यू का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसलिए अगर पी जो है वो ओजेड से थीटा बनाएगा तो क्यू जो है वो 90 माइनस थीटा बनाएगा, जिसको हम फाई कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पी फोर्स है, फिगर का हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जो पी फोर्स है ए पॉइंट पर जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें पी कॉस थीटा लिखा हुआ है उसका कंपोनेंट फोर्स का, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन माने एओ का डायरेक्शन में पी साइन थीटा लिखा हुआ। उसी तरह से बी पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है बी क्यू, यानी क्यू जो फोर्स है तो बी पॉइंट पे वर्टिकल में क्यू कॉस फाई हो जाएगा और बीओ के डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन हम कह रहे हैं एक तरह से वो क्यू को साइन फाई हो जाएगा। तो ये तो हम फिगर बना लिए। निश्चित रूप से आपको पहले बता दें कि थीटा और फाई का जोड़ जो है थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एपी और बीक्यू के बीच 90 डिग्री है, सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसलिए पी जो फोर्स एपी जो है वो अगर थीटा बनाएगा ओजेड से तो क्यू जो है वो बनाएगा 90 माइनस थीटा, जिसको हम फाई माने हैं, यानी 90 माइनस थीटा बराबर फाई, मतलब थीटा प्लस फाई बराबर 90। इस बात में किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते। इसी बात को लिखा हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं, जो हम लिखे इसमें कि लेट द रिजल्टेंट रेंज इज आर के। आर के को हम सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स और के मतलब रिजल्टेंट कपल। तो लेट द रिजल्टेंट रेंज आर के acts along OZ such that OA equal to small a and OB equal to small b. We have to prove that A is to B equal to Q square is to P square. Given that theta plus phi equal to 90 degree pi by 2, ये दिया हुआ है कि P और Q जो है नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेस है जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, वहां हम लिख भी दिए हैं ब्रैकेट में, as direction of forces P and Q are perpendicular. That's why theta plus phi equal to 90 degree. इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री में कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, सो मूविंग अहेड, ये जो अगला जो स्टेप है यही इंपॉर्टेंट रहेगा अधिकांश क्वेश्चन में।
तो लिखे हैं रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग जेड एंड वाई एक्सिस, इसके अलोंग में इसको रिजॉल्व कर रहे हैं फोर्सेस को जेड एंड वाई एक्सिस। जेड और वाई एक्सिस के अलोंग में क्यों कर रहे हैं ये बात आपको बता दें हम, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग में तो फोर्स को हम ले ही रहे हैं पी साइन थीटा, ठीक है, इसलिए हम रिजॉल्व कर रहे हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखना कि हम क्यों जेड और वाई के अलोंग में कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग में तो फोर्स दिया ही हुआ है पी साइन थीटा जो है, इसलिए हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं जेड एक्सिस यानी ओजेड और ओ वाई के अलोंग में। पहले ओजेड के अलोंग में यानी जेड एक्सिस के अलोंग में रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए ओजेड है वर्टिकल, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, आप देखिएगा सबसे राइट साइड में डॉटेड लाइन में पी कॉस थीटा और सबसे लेफ्ट साइड में क्यू कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का सम हो जाएगा और रिजल्टेंट कितना है, कैपिटल आर है। इसका मतलब पी कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस फाई बराबर हो जाएगा आर जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा फोर्स है यहां पर वाई एक्सिस लिख दिया ना, इसको जो वाई एक्सिस लिखा हुआ है उसको आप वाई एक्सिस को जेड और एक्स लिखिए, किताब में भी दिया हुआ था उसको जेड एंड वाई एक्सिस मत लिखिए, इसको एक्स एक्सिस लिख दीजिए। रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग जेड एंड एक्स एक्सिस, फोर्स को एक्स एक्सिस कीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिए, एक्स एक्सिस को अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं क्योंकि पी साइन थीटा तो एक्स एक्सिस के अलोंग में है, जो एओ का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस का है जिसमें पी साइन थीटा है और बीओ के डायरेक्शन में पी साइन फाई है। देखिए एओ का डायरेक्शन और बीओ का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, यानी एक को पॉजिटिव मानिएगा तो दूसरा को नेगेटिव मानना होगा, ये आपकी मर्जी होगी किसी एक को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मानना। अब जेड एक्सिस के अलोंग में फोर्स आर है, उसका कंपोनेंट अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालें यानी एक्स या वाई किसी में भी तो वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि पी साइन थीटा और माइनस पी साइन फाई बराबर 0 हो जाएगा। पी साइन थीटा को पॉजिटिव ले लिए और पी साइन फाई ऑपोजिट डायरेक्शन देखिए है, तो पी साइन थीटा को प्लस में लिए और पी साइन फाई को माइनस लिए, सो पी साइन थीटा माइनस पी साइन फाई इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग में आर का कंपोनेंट 0 होगा। कोई फोर्स अगर पर पे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लें तो फोर्स का कंपोनेंट 0 होता है, क्योंकि उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है और cos 90 आप जानते हैं 0 डिग्री 0 होता है। अब देखिए वहां पर जो दो लाइन लिखा हुआ है पी कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस फाई इक्वल टू आर एंड पी साइन थीटा माइनस क्यू साइन फाई इक्वल टू 0। अब वहीं पर देखिए हम क्या करेंगे, थीटा प्लस फाई बराबर जो 90 डिग्री लिखा हुआ है तो हम पूरे एंगल को फाई को थीटा में बदल देंगे, हम चाहते तो शुरू में भी कर सकते थे, ठीक है, ये लिखने का तरीका यहाँ पे किताब में ऐसे था, हम चाहते तो जो फाई है उसको सीधे 90 माइनस थीटा लिख सकते थे। खैर तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos फाई बराबर एज cos फाई इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी जो अंडरलाइन भी किए हैं cos फाई को लिख दिए साइन थीटा इक्वेशन 1 में और साइन फाई बराबर साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख दिए, यानी जो सेकंड वाला इक्वेशन आया था हमको उसमें डॉटेड लाइन से अंडरलाइन किए साइन फाई को हम लिख दिए cos थीटा। So you get two equations, equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 है p cos theta plus q sin theta equal to r और equation number 2 है p sin theta minus q cos theta equal to 0. अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट है तो कोई पूछ भी सकता है, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो, और डाउट नहीं है अगर है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बात को हम दोहरा रहे हैं, आपको आप दोहरा रहे हैं उस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको पेन पेंसिल बोले थे कि जो रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग जेड एंड वाई एक्सिस लिखा हुआ है वो वाई एक्सिस नहीं होगा, एक्स एक्सिस होगा। यही छोटा छोटा बात बताने के लिए हम यहाँ पर आते हैं
क्योंकि किताब में लिखा है तो आपको लगता है किताब में लिखा है तो सच ही होगा, सच ठीक ही होगा, और आप अपने मन को समझा लेते हैं कि वो आईसीसी होना चाहिए किसी दूसरे तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने से समझेंगे बात को तभी लिखेंगे। तो हम भी वहां वाई लिख देते, शायद जल्दी में लिखे होंगे, लेकिन अभी ध्यान में आया कि वो वाई नहीं है, एक्स एक्सिस है। तो ध्यान देंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग जेड एंड एक्स एक्सिस। किसी का फिगर में क्यू साइन फाई है, फिगर में क्यू साइन फाई हो, सही है, क्यू साइन फाई ठीक लिखा हुआ है। साइन फाई को बगल में देखिए, साइन फाई जो है उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, फाई मतलब 90 माइनस थीटा, तो साइन फाई मतलब साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। तो जो साइन फाई है क्यू साइन फाई वो बदल गया क्यू कॉस थीटा में। जो सवाल पूछे तो उनको समझ में आया कि नहीं आया? लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक सवाल भी अच्छा समझ जाइएगा ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी, और बिना समझे आगे बढ़ेंगे तो फिर अगला सवाल में फिर अटक जाएंगे। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि 2 ही सवाल बताए लेकिन अच्छा से बताए, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स को रिजॉल्व करना और कपल को रिजॉल्व करना ये सीख जाएंगे तो फिर कोई भी सवाल बना सकता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पेज है, पेज उसी में जो 2 पेज भेजे उसमें एक पेज हो गया, दूसरे पेज में, या अगर पेज नहीं है तो बुक होगा जो भी, उसमें लिखते हैं अगेन टेकिंग मोमेंट ऑफ द फोर्सेस पी एंड क्यू अलोंग जेड एंड वाई एक्सिस। यहां वाई एक्सिस ठीक है, यहां वाई एक्सिस ठीक है, आपको कारण बता रहे हैं। मोमेंट जो ले रहे हैं उसको वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग में ले रहे हैं। कारण ये है कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग में अगर हम लेंगे तब तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग में तो फोर्स का कंपोनेंट हम लिए ही थे, इसलिए हम एक्स एक्सिस नहीं ले रहे हैं बल्कि वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां ठीक लिखा हुआ है, मोमेंट को ले रहे हैं जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहां बगल में हम लिखे हैं जो किताब में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आर्टिकल नंबर 6 आपको बताए थे कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग प्रूव भी किए थे कि मोमेंट होता है फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो सेंट्रल एक्सिस का लाइन, सेंट्रल एक्सिस है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है और जो सेंट्रल एक्सिस है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मोमेंट बराबर है फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। तो साइन ऑफ द, साइन माने SIN, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस वाला साइन, साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। तो साइन किसका लेंगे, कौन से एंगल का लेंगे, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और सेंट्रल एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसका साइन लेंगे, SINE। बात समझ गए? तो मोमेंट का आप फॉर्मूला जान लीजिए पहले कि वो फोर्स लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, और साइन लेंगे, साइन मतलब साइन कॉस वाला साइन, साइन लेंगे उस एंगल का जो लाइन और जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और सेंट्रल एक्सिस के बीच है। अब ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आगे में दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन लिखा हुआ वो देखिए, हम इक्वेशन को लिखें जो कॉपी में, वो उसी फॉर्मूला के बेस लाइंस के अनुसार है। बुक में थोड़ा, बुक में अरेंजमेंट अलग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या फोर्स है, तो फोर्स के लिए लिखिए P, हम P को पहले कर रहे हैं, पहला इक्वेशन में P को ले रहे हैं, P को रिजॉल्व करें। तो P, अब सेंट्रल एक्सिस से P का दूरी कितना है, A, और P और सेंट्रल एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो P इंटू A इंटू साइन थीटा, ये हो गया P का मोमेंट। अब Q का लेना चाहेंगे तो Q शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है B और एंगल है साइन, एंगल है फाई, तो इंटू साइन फाई, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हम जेड एक्सिस के लॉन्ग में रिजॉल्व कर रहे हैं, जहां पर कपल है K, बराबर क्या हो गया K। अब जब वाई एक्सिस के लॉन्ग में जब रिजॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट कपल वाई एक्सिस के लॉन्ग में क्या हो जाएगा, 0। जो क्योंकि वो तो K जो है वो एक्सिस है जेड एक्सिस के लॉन्ग में,
तो उसको अगर हम रिजोल्व करेंगे एक्स या वाई एक्सिस कॉलम में तो 0 हो जाए। तो अगला इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 होगा। अब इसको हम रिजोल्व कर रहे हैं वाई एक्सिस कॉलम में, तो पहला फोर्स के लिए लिए। अब ये जो पहला फोर्स और दूसरा फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि एक जो फोर्स है वो वाई एक्सिस के दाहिने साइड में है, एक फोर्स वाई एक्सिस के दाहिने साइड में है और एक फोर्स वाई एक्सिस के बाएं साइड में है। इसलिए दोनों के कारण जो रोटेशन होगा वो डिफरेंट होगा, एक क्लॉकवाइज हुआ तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसलिए एक का साइन को प्लस लिखेंगे, दूसरे के साइन को माइनस लिखेंगे। यहां पर भी हम कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसको प्लस लें किसको माइनस लें। तो यहां पर P को माइनस लिया है और Q को प्लस लिया है, तो इक्वेशन हो जाएगा -P। वाई एक्सिस से भी दूरी जो है इसका A का, वाई एक्सिस से भी जो दूरी है वो A है, स्मॉल a, और एंगल कितना है, एंगल है 90 माइनस थीटा। अगर जेड एक्सिस से एंगल है थीटा तो वाई एक्सिस से एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए यहां पर कि कोई लाइन अगर जेड एक्सिस से थीटा बना रहा है तो वही लाइन वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा बनाएगा। जैसे आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं कि कोई लाइन लीजिए, कोई सिर्फ 2 डायमेंशन में लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक लाइन ले लीजिए ए बी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो ट्रायंगल ओ ए बी में देखिए, अगर एंगल ए थीटा है वो 90 बना रहा है तो एंगल बी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। वैसे ही कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस से अगर 90 बनाएगा, थीटा बनाएगा, तो वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा बनाएगा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री। उसी तरह से यहां कह रहे हैं कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है। इसलिए कोई लाइन मान लेते हैं P का डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस से अगर थीटा बना रहा है तो वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा बनाएगा। इसलिए जो इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं रिजोल्व करने में वाई एक्सिस कॉलम में, तो ये हो जाएगा -P शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा। अब Q के लिए लिखेंगे Q इंटू B इंटू, यहां पर भी एंगल हो जाएगा, अगर Q बना रहा है जेड एक्सिस से फाई तो वाई एक्सिस बनाएगा 90 माइनस फाई, इसलिए यहां पर हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई और राइट साइड हो गया 0। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लाइन में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं फिर से। इस लाइन के आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, तो इस लाइन में कोई दिक्कत अगर हो तो पूछ सकते हैं। पूछे तो नहीं दिखा, फिर से पूछ लीजिए। डिस्टेंस का कंसेप्ट इसी इक्वेशन में, हाँ डिस्टेंस का कंसेप्ट इस इक्वेशन में इसलिए है कि हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। मोमेंट तो होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट, फोर्स होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहां हम अलग तरीके से निकाले हैं। हम तो आपको आर्टिकल नंबर 6 का रेफरेंस भी दिए, उसको प्रूव भी किए कि मोमेंट क्या होगा, फोर्स होगा लाइन ऑफ, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लिखे हैं उसमें अगला लाइन में 2 इक्वेशन को साथ साथ लेकर लिखे हैं। तो एपी साइन थीटा लिख लिया अरेंज करके, पीए साइन थीटा तो उसको एपी साइन थीटा लिख लिए, क्यूबी है उसको क्यूबी लिखे, और साइन फाई को कॉस थीटा लिख लिए, क्योंकि फाई का मतलब 90 माइनस थीटा, तो साइन फाई का मतलब साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। तो अंडरलाइन किए हुए हैं, पहले भी समझा चुके थे। साइन फाई को कॉस थीटा लिखिए, अंडरलाइन कर दिए हैं पेंसिल से। और अगले इक्वेशन में पीए था उसको एपी लिख दिए, तो माइनस एपी साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, एंड साइन 90 माइनस फाई मतलब कॉस फाई। ठीक है। अगला इक्वेशन जो है, हम स्टेप थोड़ा बढ़ा दिए हैं। अगले इक्वेशन में एपी साइन थीटा है और बी क्यू कॉस फाई बराबर के है, वो तो कोई चेंज नहीं किया उसमें। और जो अगला लाइन है माइनस एपी कॉस थीटा, पहला टर्म वैसा ही है, लेकिन दूसरे टर्म में हम क्या कर रहे हैं, फाई को 90 माइनस थीटा से बदल दे रहे हैं। तो कॉस फाई मतलब कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, यानी कॉस फाई की जगह साइन थीटा लिख दिए, यानी हम फाई को थीटा में बदल दिए। और इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिल गया।
तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, 3 और 4 आपको मिल गया। यहाँ के अब कैलकुलेशन कम है 3 और 4 के लिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 जो पिछले पेज में है, P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बराबर 0, यानी आप लिख सकते हैं P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2 से P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। अब इसमें sin थीटा cos थीटा एक साइड में लिखेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा बराबर Q बाई P, यानी tan थीटा बराबर Q बाई P। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, मान लेते हैं, नाम देते हैं, tan थीटा निकाल। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 इसी पेज में लिखा हुआ है, अभी निकाले हैं, माइनस AP cos थीटा प्लस BQ sin थीटा बराबर 0, यानी AP cos थीटा बराबर BQ sin थीटा। अब sin थीटा cos थीटा को एक तरफ करेंगे तो AP बाई BQ बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं। अब tan थीटा का वैल्यू जो इक्वेशन 5 में आया था Q बाई P, उसको लिख दीजिए, यानी AP बाई BQ बराबर Q बाई P हो गया। अब P और Q जो था उसको राइट साइड में ले जाइए तो A बाई B बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बाई P स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था, आपको सिर्फ फोर्स को रिजॉल्व करना था और जो कपल था उसको, उसके मोमेंट को रिजॉल्व करना। तो आप किस लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे फोर्स को हम रिजॉल्व कर रहे हैं जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, जबकि जो मोमेंट है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में। चलिए, तो ये बात हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिए। अब आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर, आगे का क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं।